नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। द्रौपदी मुर्मू एक नया इतिहास रच रही है और अब तक के जो परिणाम आ रहे हैं उसके अनुसार ऐसा लगता है कि एक कीर्तिमान भी स्थापित होगा। लेकिन सच बात तो यह है कि जब द्रौपदी मुर्मू की प्रत्याशिता घोषित की एनडीए ने, तो राजनीतिक दलों में बिल्कुल जैसे सकते में आ गए लोग। आदिवासी, महिला और हम लोग तो लगातार शोषित, पीड़ित, पिछड़े की बात करते हैं और कैंडिडेट तो बहुत अच्छा गया। और यह भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया और इस ट्रम्प कार्ड के आगे सब फेल है। लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीति होती है और राजनीति में जब इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं या कोई भी फैसला लिया जाता है तो उसके दूरगामी परिणाम को देखा जाता है। ये कहां तक जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही कर रही है कि दीनदयाल ने कहा अंतिम छोर के व्यक्ति को रोशनी दो, तो क्या वो कर रही है या उसके माध्यम से अपने कुछ राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा कर रही है, अपना जनाधार बढ़ा रही है, अपने नए वोटरों की तलाश कर रही है? सब कुछ क्या है, आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू के मायने क्या हैं, क्या होगा। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने राजनीतिक शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर पुष्कर पांडे। पुष्कर जी, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आप लगातार राजनीतिक न केवल चर्चाओं में, विमर्श में रहते हैं, बल्कि आप नई सोच के साथ आगे भी बढ़ते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे केवल ये जानना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू का, या यूँ कहें 15वें राष्ट्रपति का जो ये चुनाव हो रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है हमको? सर, मोदी शाह की जो स्ट्रेटजी है जी, उस स्ट्रेटजी का यह एक रूप है। प्रत्याशिता से पूर्व तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। विभिन्न राज्यों के गवर्नर्स, अन्य बहुत सारे नाम, बहुत सारे कयास मीडिया में और अन्य सारी जगहों पर थे। लेकिन जब आश्चर्यचकित करके कोई नाम आता है तो लोग उसको बहुत जागरूकता के साथ देखते हैं और जितने आश्चर्य की मात्रा उतनी जागरूकता और जो राजनीतिक उद्देश्य उसके पीछे था उसकी सिद्धि भी उसी अनुपात में होती है। तो द्रौपदी मुर्मू जी के नाम को लेकर के किसी तरह का कोई कयास कहीं पर लगाया नहीं गया था। ये मोदी जी और शाह जी की अपनी बुद्धि और राजनीतिक समझ की उपज थी कि उन्होंने इनको प्रत्याशी बनाया और आज वो चुनाव में भी जीत गई है या जीत जाएंगी या चीज निश्चित है। क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज का वोट है, इसमें हर चीज मालूम है कि एक वोट का कितनी वैल्यू है, कितने सांसद या और कितने जो विधायक हमारे पास हैं वो अपना काउंट करके लोग निकाल चुके हैं। संख्या बल का खेल है जी। तो जो राजनीतिक उद्देश्य था इसके पीछे, वह उद्देश्य पूर्ण रूपेण फलित होता दिख रहा है और विपक्ष को किंग कर्तव्य विमूढ़ करने की अवस्था में ला करके दोनों लोगों ने खड़ा फिर किया था। मोदी और शाह के सामने जिस तरह से लोग शत्रुघ्न सिन्हा जी को लेके आए, या किसी भी स्तर पर राजनीतिक समझबूझ वाला निर्णय नहीं था। अगर राजनीतिक समझ जो अपेक्षित थी अगर वो होती और अगर चाहते लोग कि मोदी शाह की रणनीति को काउंटर किया जाए तो उनको वही काम करना चाहिए था जो काम कलाम साहब को जब राष्ट्रपति का प्रत्याशी था जो बनाया गया तो लोगों ने कहा था कि हम सब लोग इनको सर्वसम्मत से समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर चाहते विपक्षी दल कि हम ये बहुत अच्छा निर्णय है, आप एक आदिवासी समाज से पहली बार कोई महिला, आदिवासी समाज की महिला
देश के सर्वोच्च पद को धारण करने जा रही है, तो यह हमारे लिए इस व्यक्ति का विरोध करना असंभव है, और या ये जो व्यक्ति पद धारण करने जा रहा है इनका विरोध करना असंभव है। इसलिए हम इनको समर्थन देते हैं और उनके स्वागत को में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, तो जो इससे राजनीतिक लाभ मोदी और शाह जी को प्राप्त हो रहा है उसकी मात्रा में कुछ कमी आ सकती थी। ठीक बात है। और अगर यही बात की जाए कि जो पिछला चुनाव था उसमें जिस तरीके से रामनाथ कोविंद को लाया गया, उसका क्या आप मानते हैं कि जिस उद्देश्य से लाया गया तो वो पूरा होगा? बिल्कुल सर, निश्चित रूप से पूरा हुआ जी। वो लाने का ही फल था जी कि 2019 और 2022 दोनों चुनावों में जो परिस्थितियां थी, 2019 में जिस तरह से सामाजिक और पंथीय आधारों पर जो गठजोड़ बनाया गया था, उस गठजोड़ की अगर टेबल पर काउंट किया जाए, सेफ्रोलॉजी में कुछ काउंटिंग टेबल पे होती है और कुछ काउंटिंग ग्राउंड पे होती है, तो जो टेबल काउंटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों को बहुत व्यापक स्तर पर बढ़त प्राप्त थी। लेकिन ये विशेष रूप से जो समाज का सबसे वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति समाज जो है हमारे देश का, जिसको राजनीतिक शब्दावली में दलित समाज भी कहते हैं, तो उस समाज में बहुत बड़े तबके का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। 2019 में भी प्राप्त हुआ और 2022 में भी प्राप्त हुआ। विशेष क्षेत्र में विशेष जाति समूह को छोड़ दें तो दलितों की समस्त जातियां, क्योंकि टीवी पर या किसी डिबेट में इंगित करके नाम लेकर के कहना उचित नहीं होता, ठीक है, तो दलित समाज की समस्त जातियां एक को छोड़ करके, जो मायावती का है, हाँ, आप चूंकि आप बड़े हैं पत्रकार, आप उसको खुल के कह सकते हैं, बिल्कुल। तो बहन जी के निजी जाति समूह को छोड़ करके अन्य समस्त जाति समूह जो दलितों में आते हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मोबिलाइजेशन वो भारतीय जनता पार्टी की ओर हुआ था, हुआ भी है। और अगर ना हुआ होता तो जिस स्तर का परिणाम प्राप्त हुआ था, चाहे 2019 में प्राप्त हुआ और चाहे 2022 में प्राप्त हुआ, वो किसी भी रूप में प्राप्त होना असंभव था। मैंने ये लाभ उठाया, बिल्कुल मिला है। अच्छा, मैं एक बात और भी, एक विपक्ष आरोप ये लगाता है कि आप कहते हैं कि हम दलित को लाए हैं, हम ये कर लेंगे, तो इससे राजनीतिक उद्देश्य, जैसा कि अभी आपने बताया कि वोट बैंक किस तरीके से बढ़ा, उसकी पूर्ति होती है, या उस समाज में भी कोई नई रोशनी आती है, कोई विकास प्रगति आती है? क्योंकि एक विपक्ष भी तो कह रहा, अरे आपने दलित को बना लिया तो क्या हो गया, दलितों का कौन सा बड़ा उद्धार हो गया, और अगर आप आज आदिवासी महिला को बना दिए तो आदिवासी का कौन सा लाभ होगा? एक ये भी तर्क लोग दिया करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए सर, ऐसा है, बाबा साहब ने भी बात कही थी और ये बात सही भी है कि कोई भी समाज तब तक प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकता जब तक उसमें स्वयं अभिलाषा जागृत ना हो कि हमें प्रगति के रास्ते पर जाना है। बहुत अच्छी बात। जो समाज सदियों से पीड़ित है, जो सदियों से वंचित है, जो सदियों से दबाया गया है, जब वो यह देखता है कि हमारे ही बीच का उठा हुआ एक व्यक्ति, जैसे मेरा संघर्ष है, द्रौपदी मुर्मू जी का जो इतिहास है, जो उनका जीवन चक्र है, उसको आप देखिए तो जीवन में संघर्षों की एक लंबी गाथा है और वो संघर्ष बहुत बृहद है और बहुत गहन है। तो इन्हीं तरह के संघर्षों को करता हुआ अन्य व्यक्ति उनसे अपने आप को कहीं ना कहीं संबद्ध करता है और उसमें यह अभिलाषा जागृत होती है कि हम भी स्वयं अगर प्रयास करें और जो है इस स्तर की अपने अंदर ऊर्जा ले आएं तो हम भी किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक पद हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक पद हो। और सबसे बड़ी चीज होती है कि वह जाति समूह मुखर होता है और जागरूक होता है, दोनों चीजें इससे लाभ प्राप्त होते हैं। और जहां तक ये बात है कि किसी एक व्यक्ति के पद पे चले जाने से उस पूरे समाज का भला सीधे तौर पर, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस भी जाति का कोई भी व्यक्ति या किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, जो कि विभिन्न पदों पर हैं, तो इस देश में रूल ऑफ लॉ है। लोगों को जो भी लाभ प्राप्त होते हैं वह उनके
वह कानून से प्राप्त होते हैं, नीतियों से प्राप्त होते हैं और उस व्यक्ति के अपने प्रयासों से प्राप्त होते हैं। लेकिन यह जो प्रयासों की इच्छा है, यह जागृत ही तभी होती है जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मुझे भी सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ये जो सफलता प्राप्त करने की अभिलाषा है, यह इस चीज से निसंदेह समाज में ये संदेश जाएगा, समझे जाता है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो माना यह जाता है कि 8.9 जो है प्रतिशत वोट आदिवासी है और इसमें 47 सीटें लोकसभा की हैं, जिसमें 31 सीटें बीजेपी के पास हैं और 487 विधानसभा की हैं और केवल जो आदिवासी क्षेत्र में है वो 128 है, क्योंकि 487 अनुसूचित जनजाति से जुड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्र से 128 है, जिसमें 86 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। हम क्या माने कि जो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से या बीजेपी ने जो अपना ये ट्रम्प कार्ड खेला है उससे उसको क्या लाभ होने जा रहा है? देखिए सर, हर समाज की राजनीति इतनी सहज नहीं होती जी। और आदिवासी समाज जो कि एक तरह से वंचित समाज है, तो उसकी राजनीति तो अत्यंत गहन राजनीति है। उस समाज के अंदर के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। आदिवासी समुदाय हमारे देश में जो पाया जाता है, तो एक तो निर्याती रूप से आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो आदिवासी समुदाय हैं उनका एक अपना रूप है। दूसरा शेष भारत के आदिवासी समुदाय हैं। तो इस पद को जो द्रौपदी मुर्मू जी ने प्राप्त किया है, इससे नॉर्थ ईस्ट में उतना सीधा मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन जो शेष भारत है उसमें बहुत व्यापक स्तर पर इसका असर जाएगा। चूंकि उड़ीसा की ये निवासी हैं, वहाँ भी आदिवासी समाज व्यापक रूप से पाया जाता है। हमारे यहाँ राजनीति शास्त्र में एक शब्द है जियो पॉलिटिक्स, भू राजनीति। वैसे तो ये विदेश नीति के रूप में लागू होता है, लेकिन घरेलू रूप में भी इसको अगर हम देखें अपने यहाँ, तो जो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है द्रौपदी मुर्मू जी की, उड़ीसा की वो जो रहने वाली, उड़ीसा का खुद का चुनाव, उड़ीसा से सटा हुआ झारखंड, उससे सटा हुआ छत्तीसगढ़, तो ये जो 3 राज्य हैं इन्हें, और वेस्ट बंगाल, क्योंकि संथाल जो हैं झारखंड में 3 जनजातियां मुख्य रूप से होती हैं, संथाल, उरांव और ठीक होगी 3 है मुख्य, मुंडा, संथाल, उरांव और मुंडा, 3 मुख्य रूप से पाई जाती हैं। संथाल परगना वहाँ एक क्षेत्र भी है जिसको अगर वहाँ पर डिवीजन करें तो जिसमें देवघर, दुमका, साहबगंज, गोड्डा, पाकुड़ जैसे जिले आते हैं। और उससे सटा हुआ जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, जो कि सीधे जाता है दार्जिलिंग तक, वहां तक का जो वो इलाका है, उस क्षेत्र में भी सघन रूप से संथाल समुदाय पाया जाता है। मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से ये लोग माइग्रेट होकर के आए थे यहाँ, और इस पूरे क्षेत्र पर बहुत व्यापक असर होना है, बहुत व्यापक असर होना है। और संथालों में 2 तरह, या जो वहाँ के आदिवासी समुदाय हैं उनमें 2 किस्म के धर्म पाए जाते हैं। कुछ लोग ईसाईयत को फॉलो करते हैं और कुछ लोग शरणा धर्म को फॉलो करते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी शरणा धर्म से आती हैं और ये निसंदेह इसका लाभ, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत व्यापक स्तर पर काम पहले से भी है कर रहा है। एकलव्य विद्यालय और इस तरह के सेवा संस्थान, वहाँ एकल विद्यालय बहुत दिनों से चल रहे हैं। तो एक सामाजिक पृष्ठभूमि पहले से ही जो तैयार थी, उस पर इन्होंने एक राजनीतिक महल का निर्माण किया है, और वह राजनीतिक महल भव्य होगा और उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। तो क्या ये माने कि ये मोदी और अमित शाह की ऐसी रणनीति है जो दीर्घकालीन है? क्योंकि एक समय था, या यूँ कहें कि लंबे समय तक जो दलित समाज है और जो अनुसूचित, जिसमें अनुसूचित जनजाति दोनों आते हैं, उस वोट बैंक में कांग्रेस का पूरा आधिपत्य था। धीरे धीरे जगजीवन राम हटे, मीरा कुमार का भी वो हुआ,
तो वो वोट जो था वो कहीं ना कहीं तितर बितर हो गया। जैसे यूपी में मायावती के पास आ गया और दलों ने अपने हिसाब से ले लिए। आज जो है, जो मोदी शाह की रणनीति है कि जो कांग्रेस का आधिपत्य था इस दलित वोट बैंक पर, क्योंकि यही कहा जाता था कि कांग्रेस के पास दलित है, माइनॉरिटीज़ है और फॉरवर्ड है, ब्राह्मण है, इसलिए वो जीत लेते हैं। तो क्या उसी रणनीति को अपना करके पूरे दलित समाज के वोट पर अपना एक वर्चस्व बनाने का एक रणनीति है और उसमें वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए सर, जब मोदी जी ने पद की शपथ ली थी तो बहुत सारे आक्षेप उन पर लगाए गए थे। तो संविधान में चेंज का भी आक्षेप लगाया गया था। तो उस समय मोदी जी ने कहा था कि बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही आज मैं इस पद पर हूँ। तो जो बाबा साहब की इच्छा थी कि समाज में जो भी वंचित तबका है, चाहे वो दलित समाज से आता हो, चाहे वो स्त्री हो, सब के लिए उन्होंने बहुत विशेष रूप से सोचा था। तो और जहाँ तक कांग्रेस, तो उसी रणनीति को इन्होंने आगे जो है किया है। और दीनदयाल जी का जो दर्शन था अंत्योदय का, उसको भी कहीं न कहीं एक तरह से दोनों को मिला करके एक नई चीज लेके आए हैं। जहाँ तक बात सर कांग्रेस पार्टी की चीजों को लेकर के है, तो सर जब देश आजाद हुआ तो सारे समूह कांग्रेस के ही साथ थे। और धीरे धीरे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इस चीज को हैं पढ़ाते कि वन पार्टी डोमिनेंस हुआ करता था। पार्टी सिस्टम है पढ़ाते तो उसमें ये बात कहते हैं कि वन पार्टी डोमिनेंस है। इंडिया का पार्टी सिस्टम क्या है? वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है कि अलग अलग दल हैं लेकिन उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, एक ही दल की भूमिका है और वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ने एक तरह से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो कहीं भी वैक्यूम नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई भरेगा। और जब अमित शाह जी जैसा स्ट्रेटजिस्ट हो और मोदी जी जैसा राजनेता हो तो वो वैक्यूम तो भरा जाएगा ही। तो जहां जहां संभावना होगी उन जगहों पर हस्तक्षेप करेंगे और वहां से लोगों को अपने साथ ले आएंगे और लोग ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मेरा खुद का दल है, और उसके लिए उसी स्तर पर संघर्ष करेंगे जैसे पहले के कार्यकर्ता करते आए हैं। यह इनकी स्ट्रेटजी है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे वो अन्य कोई समाज हो। तो ये जो वैक्यूम वाली बात आपने की, इसको जरा और क्लियर कर दीजिए। सर हुआ ये कि जिस तरह की राजनीतिक गतिविधि की अपेक्षा है, जी, उस तरह की राजनीतिक गतिविधि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व संपादित नहीं करता है। बहुत सही बात। अमित शाह जी जैसे, आप भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, जो आपके जैसे मैं एज ए कांग्रेसमैन देख रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो मुझे क्या चीज देखना चाहिए जो कि मैं नहीं जो देखता हूं। पहली चीज, एक संगठन मंत्री होता है भारतीय जनता पार्टी का भी जो फुल टाइम काम करता है। आनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, बहुत सारे हैं जो समाज सेवा के और राष्ट्र निर्माण के और सांस्कृतिक प्रकोष्ठों में बहुत सारे काम किया करते रहते हैं। उनके अपने संगठन मंत्री होते हैं जो फुल टाइम काम करते हैं। यहां क्या है, एक नेता है, वही जो कहेगा वही चीज सही है, और वो भी कैजुअल पॉलिटिक्स करता है। जब मन हुआ तो है, नहीं तो वो विदेश चले गए। कभी ऐसा हुआ, आप बगल में यहीं पर संघ का जो कार्यालय है आप जाकर के देख लीजिए, लोग लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम कर रही है। चुनाव आता है, बूथ की समीक्षा, पन्ना प्रमुख, विभिन्न स्तरों पर जो ये काम किए जाते हैं, उस स्तर का काम कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व तो नहीं कर पाता, और कहीं न कहीं क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी पैदा हुई है। उसके चलते क्या हुआ है कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया है राष्ट्रीय स्तर पर, और हर जाति समूह, हर धार्मिक समूह, हर समाज अपने आप, हर व्यक्ति में अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। कुछ सामाजिक इच्छा होती है, कुछ राजनीतिक भी होती है। तो ये जो राजनीतिक इच्छा है इसकी भी पूर्ति आवश्यक है। तो राजनीतिक इच्छा दल पूरी करते हैं, दलों में नेता पूरी हैं करते हैं। लेकिन अब क्या है कि जब विरोध में कोई है ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हर समूह ये चाहता है कि मेरी भी आवाज हो, और मोदी शाह इस बात के लिए तैयार हैं कि आइए हम आपकी आवाज बनेंगे। तो यही है सर। दूसरी चीज एक ये भी आपको लगता है कि विपक्ष, जैसे कि ये जो द्रौपदी मुर्मू का जो इलेक्शन है वो बीजेपी की अपनी रणनीति के तहत तो ही है, लेकिन इस इलेक्शन ने कहीं ना कहीं विपक्ष को भी करारा झटका दे दिया,
और जो विपक्ष एकजुट होने का प्रयास कर रहा था 2009 के लिए, उसको भी सकते में डाल दिया कि जैसे उनका नाम आया, क्योंकि एक तो पहले उन्होंने राष्ट्रपति का नाम घोषित कर दिया यशवंत सिन्हा का, और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू, तो उनको ये लगा रही बड़ी गलती हो गई, पहले हम सोच लेते कौन आ रहा है एनडीए से। लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल केवल ये है कि क्या 2024 का चुनाव आ रहा है, इस चुनाव की दृष्टि से भी जो है विपक्ष जो एकजुट होने का प्रयास कर रहा था उसको भी झटका लग गया? देखिए सर, द्रौपदी मुर्मू जी की प्रत्याशिता के साथ ही जी झारखंड, कहाँ कहाँ सरकार है विपक्ष की, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 3 राज्य ऐसे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी देख लीजिए, बगल में ही है छत्तीसगढ़। तो चूंकि छत्तीसगढ़ में सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन अन्य जगहों पर क्या है कि या तो धुर विरोधी लोग, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता दीदी हैं, तो उनके द्वारा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन का प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन उन्होंने समर्थन न दे करके जो उत्तरी बंगाल का इलाका है उस क्षेत्र में अपनी पकड़ कमजोर कर ली है। हाँ, वहाँ जो आदिवासी समुदाय है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एकमुश्त होकर के वोट देगा, और कम से कम 10 सीटों का पर असर सीधे सीधे जाएगा। ये विधानसभा की होंगे कि लोकसभा सर? ये सर सारी स्ट्रेटजी 2024 की। किसी चीज के कुछ शॉर्ट टर्म गेन होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गेन होते हैं। तो लॉन्ग टर्म गेन 2024 है, शॉर्ट टर्म गेन भी और गेम भी दोनों, ये छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है और झारखंड है। उड़ीसा में पटनायक जी बहुत मजबूत हैं, तो उनको थोड़ा हिला पाना कठिन है, लेकिन मोदी और शाह अपनी पूरी ताकत लगा रखे हैं। तो झारखंड पर सीधा सीधा जो है गया असर, उस असर को डाइल्यूट करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इनको समर्थन दे दिया मुर्मू जी को तुरंत, कि नहीं हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे, जबकि वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। ममता दीदी असमंजस में रही, उनको विरोध करना था भाजपा का, चूंकि उनकी अपनी वोट बैंक की राजनीति है वहां पर, लेकिन उससे उन्होंने उत्तरी बंगाल में अपना नुकसान कर लिया। उड़ीसा में पटनायक जी ने समर्थन दिया ही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देते, लेकिन असर वहां भी जाएगा। कुल मिलाकर के जो आदिवासी इलाकों से जुड़े हुए राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट को असर जरूर पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट पर भी जाएगा। हाँ, 2 तरह का असर होता है। हाँ। एक होता है डायरेक्ट इम्पैक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। हमारे यहाँ ये बात कही जाती है, एक है डोमिनो इफेक्ट, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा ये शब्द है, जॉन फॉस्टर डलेस ने इसको दिया था। तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट इफेक्ट, अगर कोई चुंबक है वो कहीं पर स्थापित कर दिया जाए, तो उसके आसपास की जितनी भी धातुएं होंगी उनमें जो गुजरने वाली चुंबकीय रेखा होगी वो वही होगी जो कि उस चुंबक से गुजर रही है। तो ये नॉर्थ ईस्ट पर डोमिनो इफेक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट इंपैक्ट इन 4 राज्यों पर जा रहा है। और अभी गुजरात में चुनाव होने वाला, वहां पर भी जाए, वहां पर भी हाँ आदिवासी समुदाय है, लेकिन वो आदिवासी क्षेत्र है। वहां आदिवासी समुदाय में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में बहुत काम किया है। तो वहां पर काम करने की मतलब इसका कोई डायरेक्ट इंपैक्ट वहां नहीं है ना, डोमिनो इंपैक्ट है। ये अगर कंसंट्रेशन देखा जाए तो इसका मेन कंसंट्रेशन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इन 3 राज्यों पर डायरेक्ट इंपैक्ट जाएगा। डोमिनो इंपैक्ट इसका नॉर्थ ईस्ट में भी जाएगा, हर जगह जहां जहां भाई उत्तर प्रदेश में भी तो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो लखीमपुर में, बांदा में, बहराइच में जो आदिवासी समुदाय हैं, क्योंकि जब जीत का अंतर 1000, 2000, 10,000 होने लगता है तो हर वोट काउंट होता है, तो उनका तो असर तो हर स्थान पर जाएगा, बिल्कुल। कहीं पर डायरेक्ट जाएगा और कहीं पर डोमिनो इफेक्ट जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव के उसका भी कोई संदेश जाएगा? सर क्या होता है, जब कोई बहुत बड़ी चीज होती है, एक बड़ी जी जो आश्चर्यचकित कर गई हो, धनखड़ जी को प्रत्याशी घोषित किया गया और लोगों ने देखा, लेकिन जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी संघर्ष गाथा है, और इस देश में पहली बार कोई आदिवासी समुदाय से महिला
राष्ट्रपति होने जा रही हैं, तो महामहिम राष्ट्रपति होने जा रही हैं, तो ऐसी अवस्था में जो आश्चर्य की मात्रा थी और उनके विरोध में विपक्ष के द्वारा और शत्रुघ्न सिन्हा जी के द्वारा जो किया गया प्रचार था, उसने पूरी हाइप और पूरा कंसंट्रेशन अपनी ओर खींच लिया। और कहीं न कहीं यह धनखड़ जी वाला चुनाव 5 से 10% का असर रह गया इसका, बस इसका रह गया, बस इसके ऊपर का असर नहीं है, कोई असर नहीं इसका राजनीतिक प्रभाव 5 से 10% ही है। अच्छा, ये भी कहते हैं लोग कि धनखड़ को इसलिए ले आए हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंगाल में राज्यपाल और ममता के दूरियां बढ़ गई थी और राज्यपाल भी कुछ इतना ज़्यादा हमलावर थे कि इससे भी स्थिति बिगड़ रही थी। इसका भी संतुलन बनाने के लिए धनखड़ को लाए? नहीं सर, धनखड़ जी मुखर हैं और मुखर होने का लाभ मिलता है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार है वो चूंकि महामहिम राज्यपाल जी न्यूट्रल रहते हैं, लेकिन अगर राज्य में कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, तो 2 विकल्प होता है, या तो वो चुप हो जाएं या तो वो बोल दें। तो वो बोलते थे उस पर, तो कहीं ना कहीं उसका जनता में भी उसकी स्वीकारता रही। लेकिन धनखड़ जी के चुनाव का जो सीधा इम्पैक्ट है, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा राज्य है और वो वहाँ का संदेश नहीं है, उसका कोई अर्थ वहाँ नहीं है, पश्चिम बंगाल से उसका कोई संबंध नहीं है। उसका सीधा संबंध है कि गहलोत जी का जो व्यक्तित्व है राजस्थान में और जो उनकी स्ट्रेटजी है, गहलोत जी कांग्रेस पार्टी की वो कुछ लोगों में से हैं जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं, और तो उनकी स्ट्रेटजी को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने के लिए और राजस्थान में मैसेज देने के लिए धनखड़ जी को ले आए हैं, और वो अपने उद्देश्य में काम उसके जाट क्षेत्र में इनको बड़ा भारी लाभ मिलेगा, जाट क्षेत्र में भी, और हर तरह से वहां पर उनको हर तरह के लाभ मिलेगा। हाँ, तो मैंने राजस्थान तक तो इनका काफी हो जाएगा। राजस्थान में ही असर पड़ेगा, और कुछ जो है थोड़ा सा असर जो है अच्छा, ये हरियाणा के चुनाव में भी रहेगा। हरियाणा चुनाव, ये बताइए कि अपने देश में, और ये कहा जाता है बार बार कि विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन समय समय अगर आप देखिए तो हमारा विपक्ष जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है, कहीं उसमें आवाज़ ही नहीं है। जो कुछ वो लोग विरोध प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं वो बिल्कुल कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष इतनी खींचतान में है कि मजबूती की तो बात दूर रखिए, बल्कि आने वाले समय में लगता है कि विपक्ष ही नहीं रह जाएगा। क्या कहना है? देखिए सर, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का होना आवश्यक है जी। और राजनीतिक दल कोई भी हो, जब तक वो जनता से जुड़ा हुआ नहीं रहता और अपना आधार व्यापक नहीं रखता, तब तक उसकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती। विपक्षी दल जो भी हैं, पहली बात तो वो कहीं न कहीं जनता के व्यापक समूह से कट गए हैं। ऐसा नहीं कि मुद्दे नहीं हैं, मुद्दे बहुत सारे जनता के पास हैं। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हर जगह मुद्दे हैं। लेकिन चूंकि जनता से कटे हुए हैं दल, और कटे होने से उन मुद्दों की समझ नहीं है, और उस पर कब और कैसी बात कहनी है। राजनीति में समय का बहुत महत्व है। अब संसद का सत्र है चल रहा, अगर किसी को अपनी आवाज उठानी हो तो जंतर मंतर पे जाकर के अपनी बात रहे, पूरा देश उसको देखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, तो अब नहीं करना है तो फिर राजनीतिक हैसियत शून्य तो हो ही जाएगी, और वो दिन दूर नहीं है जब ये विपक्षी दल होने की हैसियत कानूनी रूप से खो देंगे। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। एक बहुत बड़ी चिंता की बात, विपक्ष और राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को एक बड़ा झटका लगा। इसलिए भी लगा क्योंकि विपक्ष ने एकजुट प्रत्याशी दिया, और उसके बाद विपक्ष के ही जो सांसद और विधायक थे वो क्रॉस वोटिंग कर गए। बल्कि ताजुब तो जब हुआ कि शिवसेना जैसे लोगों को भी, जो ध्रुव विरोधी इस समय बीजेपी के होते हैं, उनको भी जो है मजबूरी में समर्थन देना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि जैसे विपक्ष की ये स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं,
अभी हमारे साथ हमारे राजनीति के शास्त्री कह रहे थे, पांडे जी, जनता से कट गया विपक्ष। तो पांडे जी जरा ये समझाइए, जनता से कैसे कटा? जनता की अगर बात करें तो देखिए, महंगाई का मुद्दा ये लोग उठाया करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया करते हैं। अभी देखिए पार्लियामेंट चल रही है, वहाँ पर भी बहुत तेज़ी के साथ मुद्दा उठ रहा है, जीएसटी का मुद्दा उठ रहा है। क्या कारण है कि उसका विपक्ष जो है दबाव नहीं बना पा रहा है? इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए सर, मुद्दे उठाना अलग बात है जी। संसद का सत्र है चल रहा जी। संसद के सत्र में सबको जाना ही है, जाएंगे तो वहां कुछ न कुछ बोलेंगे ही, तो ये मुद्दे उठाना नहीं है। इसी शहर में हम आप रहे हैं, आप बताइए घंटा घर पर महंगाई का, बेरोजगारी का पुतला फूंका फिर जाता था। आप सब इस बात के हैं फिर गवाह। बताइए पिछले 3 सालों में कोई ऐसा कोई काम हुआ है क्या कि आपने खबर टीवी पर हो चलाई कि आज इस दल ने महंगाई का पुतला फूंका, इस दल ने आज परेड से लेके घंटा घर तक महंगाई के मुद्दे पर मार्च किया? तो जनता, लोकतंत्र में जनता बहुत ही ज्यादा समझदार होती है। वो ये बात जानती है कि कौन सा मुद्दा वोट के लिए उठाया जा रहा है और कौन वास्तव में इस मुद्दे पर हमारी तकलीफों के साथ खड़ा है। जब तक विपक्षी दल खुद कुछ तकलीफ नहीं उठाएंगे, इस गर्मी में, इस उमस भरी गर्मी में अगर घंटा घर पर 200 लोग खड़े होकर के नारेबाजी करें, पुतला दहन करें बेरोजगारी का, महंगाई का, सिलेंडर का, तो आपके भी चैनल और सभी चैनल के लोग वहां पर जाएंगे और सुबह पेपर में बात छाई रहेगी। खुद तकलीफ किसी को उठाना ही नहीं है। एसी कमरे में है बैठना, जनता को संदेश ट्विटर पे दे देना है, फेसबुक पे दे देना है, बहुत हुआ तो एसी के वातानुकूलित कक्ष में संसद भवन में दे देना है, विधानसभा में दे देना है। तो जनता समझती है कि ये सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, इनको ना मेरी पीड़ा से मतलब है, ना इनको मेरी पीड़ा का एहसास है। तो ऐसी अवस्था में विपक्ष अपने स्वभाव में अगर परिवर्तन नहीं करता है तो वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन पांडे जी, अगर मैं आपकी बात से ही बिल्कुल सहमत हूँ, तो एक बात तो ये है ही है कि जो विपक्ष है उसकी सरकारें चल रही हैं। बंगाल में आप जाइए तो ममता बनर्जी को पूरा प्रयास किया, कोई फायदा नहीं हुआ। बीजू पटनायक को देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, इधर तेलंगाना में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, आप कितने भी राज्यों हैं तो वहाँ पर तो विपक्ष की सरकार चली रही है। लेकिन बात क्या है? बात सिर्फ ये है कि एकजुटता नहीं दिख रही है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी अपने मिले में बटे हुए हैं। अगर यही विपक्ष एक हो जाए तो निश्चित रूप से वो नहीं हो पा रहा। उसका कारण आप क्या मानते हैं? क्या देखिए सर, राजनीति में सर बातें विशेष संदर्भ और विशेष मुद्दे पर ही होती। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी का जो पद के लिए था जो प्रत्याशी था, उसमें क्यों विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया? इसलिए नहीं हो पाया कि झारखंड में संथाल बहुत हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी किसी संथाल का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार में होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया। उड़ीसा की निवासी हैं, बीजू पटनायक जी सबसे पहले समर्थन उनका समर्थन करेंगे ही, क्योंकि उनके राज्य की हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी से कोई बहुत बड़ा लगाव भी नहीं है। उनका जो अस्तित्व है, जो उनकी राजनीतिक साख है, वो उनकी अपनी है, अपनी बनाई है, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई भी योगदान नहीं। शिवसेना की जहां तक बात है, शिवसेना यह बात जानती थी, शिवसेना तो सिर्फ अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाते हुए घूम रही है। शिवसेना व्हिप जारी करती या कुछ करती कि नहीं इन्हीं को वोट फिर देना है, और सारे सांसद आकर के और सारे विधायक आकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दे देते। तो ये होता कि शिवसेना में अब इतने लोग बचे हैं, इतने लोग चले गए, तो वो उस चीज पर पर्दा डालने के लिए
उन्होंने कहा ममता जी की अपनी राजनीतिक मजबूरी है, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। ये एक अलग चीज। तो सिर्फ में इस पूरे विपक्ष में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और पश्चिम बंगाल में ममता दीदी और लेफ्ट के जो भी दल हैं, यही लोग साथ आए। बाकी तो कांग्रेस पार्टी के साथ कोई ना आया। और जहां तक सरकारों की बात है, तो सरकार निसंदेह केरला में है, उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वहां भी मोदी शाह ने स्ट्रेटजी के तहत ऐसी सेंध मारी है कि उस सेंध के चलते विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया। यह राजनीतिक रणनीति ही थी कि अपने राज्य के निवासी का विरोध उस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं फिर कर सकता, एक आदिवासी महिला का विरोध आदिवासी समाज की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नहीं कर सकता। तो इन सब कारणों के चलते ऐसा हुआ है। ये स्ट्रेटजिक स्टेप था, मूव था। और इसी जो मूव के तहत उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी को लेकर के इतना बड़ा बहुमत तो लेकर के आए 125 का, लेकिन जिस तरीके से उनका गठबंधन टूट रहा है, जिस तरीके से मुर्मू के चुनाव में बयानबाजी हो गई, शिवपाल ने पत्र भी लिख दिया, करे यशवंत सिन्हा ने तो हमारे नेताजी को ISI का एजेंट कहा था, और फिर क्रॉस वोटिंग भी वहाँ हो गई। तो जो आपने भी एक बात कही है कि मोदी और शाह की जो रणनीति है वो भी बहुत कामयाब हो रही है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में अब इस चुनाव के बाद स्थिति सपा की ओर बिगड़ेगी? देखिए सर, सपा की स्थिति तो खराब होनी ही है। होनी है, इसलिए होनी है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके लिए इनको जनता के बीच में उतर करके आंदोलन करना चाहिए था, जनता के बीच में जाना चाहिए था, लोगों से जुड़ने का अवसर था। कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। सरकार से चले जाने के बाद अपने कमरों में जाकर के बैठ गए। तो और दूसरा, जो इनके साथ के दल थे उसमें जैसे ओम प्रकाश राजभर जी हैं। अब राजभर जी के साथ दिक्कत ये है कि राजनीति में मंच पर बोलना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक ज्यादा बोलना वो बहुत ज्यादा घातक भी होता है। तो अब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तब बोल बोल करके यहाँ पर नुकसान फिर करते थे। सपा में चले गए थे, तो जब वो हार गए तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, मुझे तो पहले ही मालूम था कि हारेंगे ही। फिर ये एसी कमरे में बैठे हैं, मतलब अपने नेता को डाइल्यूट करने में लगे थे। इसलिए ऐसा है, तो वो चीजें हैं ही हैं वहां पर। तो अब वो तो अलायंस रहेगा ही नहीं। और हारे हुए के साथ कौन सा जो है, ऐसा कौन सा दल है जो हारे हुए दल के साथ रहना चाहे, जबकि या तो उस दल की ये संभावना हो कि मैं अपने दम पर सरकार में आने की अवस्था में हूं। नहीं तो वो तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस में है ना कि संधि विग्रह आशय द्वंद्वी भाव संशय। अगर आप मजबूत हैं तो आप लड़िए, युद्ध करिए, नहीं है तो आप क्या करिए, जैसी आपकी अवस्था है, थोड़ा कम है मजबूत तो किसी से युद्ध करिए, किसी के साथ मैत्री कर लीजिए। और अगर एकदम कमजोर हैं तो किसी मजबूत के शरण में चले जाइए। तो अब ये छोटे छोटे दल हैं, किसी मजबूत दल की शरण में जाएंगे। समाजवादी पार्टी की शरण में आने के बाद उनके पास है क्या देने के लिए? तो इसलिए समाजवादी पार्टी तो दिनों दिन कमजोर ही होती जाएगी। लेकिन अगर कमजोरी होना था तो अभी जो चुनाव हुआ है तो 47 सीटें से एकदम 111 सीटें, हम यही मान लेते हैं, सपा की मान लेते हैं, 111 सीटें आई। और जो अभी आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, तो अभी तो 100 दिन हुए हैं सरकार के, जरा मौके आएंगे तब देखना है कि कितना सड़क पर उतरते हैं अखिलेश। हालांकि उन्होंने विधानसभा में तो मोर्चा संभाल ही लिया है, और जो ये हुआ था कि एक तरफा पूरी बैटिंग होती थी, उसका तो उन्होंने विरोध करना शुरू ही कर दिया। देखिए सर, 100 दिन सरकार के पूरे हुए, सरकार ने अपनी उपलब्धियों के बखान के लिए ठीक तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जगह जगह पर उनके पार्टी के जो लोग हैं वो जा करके लोगों को भी उन्होंने कुछ न कुछ संदेश दिया कि ये काम हुए हैं। अगर 100 दिन की उपलब्धियों के विरोध में एक मार्च निकल जाता, पार्टी का जो ऑफिस है लखनऊ से, वहीं से लेकर के और पैदल विधानसभा तक ही
तो एक बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट होती। जहां तक संख्या की वृद्धि की बात है, तो संख्या की वृद्धि के अपने बहुत सारे कारण हैं। इस चुनाव में, जैसे पिछला जो चुनाव था, उस चुनाव में जो समाज, जो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज था, उसका वोट डिवाइडेड था। इस चुनाव में प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन सारे लोगों ने वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिया। इंटैक्ट वोटिंग हुई है। इंटैक्ट वोटिंग से 111 और 113 सीट के आसपास आई है। और ये अगर इंटैक्ट वोटिंग होती रही तो समाजवादी पार्टी कभी 100 सीट से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन कभी सरकार के भी निर्माण की अवस्था में नहीं आएगी। बिल्कुल आप ठीक कह। चूंकि जो दलित वोट है जी, वो समाजवादी पार्टी की ओर नहीं आएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाएगा। एक्चुअली क्या है सर कि एमएन श्रीनिवास का एक कॉन्सेप्ट है रूलिंग क्लास और डोमिनेंट कास्ट का। रूलिंग कास्ट और डोमिनेंट कास्ट का जो ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी आप देख लीजिए तो जो संघर्ष होगा वो निकट की जातियों में ही होता है। तो दलित और जिस समाज की राजनीति समाजवादी पार्टी करती मुख्य रूप से, वो एकदम निकट की जातियां हैं। तो वो कभी भी, इसलिए जो निकट की जाति होती वही शोषण भी है करती, और उसी के प्रति पीड़ा भी होती, मन में व्यथा भी होती है। तो वो कहीं ना कहीं जो उनका मूव होगा वो भारतीय जनता पार्टी की ओर ही होगा। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी कमजोर होती है तो बसपा की कमजोर होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ना कि समाजवादी पार्टी को। इसलिए लेकिन जो अगर इंटैक्ट वोटिंग हुई तो 100 सीट के आसपास ये आज भी आए हैं, कल भी आएंगे, लेकिन 100 सीट होने सर कोई राजनीतिक हैसियत नहीं हो जाएगी। और बहुत दिनों तक अगर सरकार का निर्माण करने की स्थिति में नहीं रहे तो जो स्ट्रेटेजिक वोटिंग हो रही है वो भी अन्य दल, जैसे ओवैसी साहब की है पार्टी, या ऐसी पार्टियां आकर के, जैसे उन्होंने उत्तरी बिहार में 4 से 6 सीटों पर नुकसान किया और लगभग 15 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बन गई, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं बन पाई। तो इस तरह के फैक्टर्स भी आ जाएंगे, ये समय के साथ आते जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है नहीं कि विपक्षी एकता में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है नेता पद को लेने के? अगर यूँ देखें तो कांग्रेस किसी दूसरे को नेता स्वीकार नहीं करना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी ही उनके लिए बहुत बड़े नेता हैं, तो वो किसी दूसरे को नेता नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। और वही बात जो है विपक्षी अन्य दलों में है, वो राहुल गांधी को नहीं नेता मानते हैं, क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं अपरपक और बचकाना जो रवैया होता है या उनके जो मुद्दे होते हैं, उससे जिस तरीके से झटका लगता है राजनीतिक दल को, बल्कि कांग्रेस को भी लगता ही है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी बुनियादी बात है वो ये है कि नेता नहीं है कोई ऐसा जो विपक्ष में सबको मिला करके चल सके। सर कारण ये है सर कि विपक्ष जो है, विपक्ष जो एक शब्द है वो सर एक सिंगल टर्म हम यूज तो हैं करते, लेकिन जब विपक्ष के अंदर जाते हैं तो विपक्ष में देखते हैं कि एक दल है कांग्रेस पार्टी, जो स्वयं भ्रमित है इस समय कि उसे क्या चीज है करना। अन्य जो दल हैं विपक्ष में वो क्षेत्रीय दल हैं। ममता दीदी का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल तक है, समाजवादी पार्टी का प्रभाव क्षेत्र वो उत्तर प्रदेश तक है, शिवसेना महाराष्ट्र की है दल, कम्युनिस्ट पार्टियां इस समय सिर्फ और सिर्फ केरल में अपना अस्तित्व रखती हैं, बाकी उनका अस्तित्व कहीं नहीं है। तेलंगाना वाला जो दल है वो भी सिर्फ एक विशेष स्थान तक है। और अगर ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी को अपना नेता मान लें तो क्या होगा कि वो उस राज्य विशेष में वोटिंग प्रतिशत को लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ भी संघर्ष की अवस्था में है। कांग्रेस पार्टी उनका वोट अपनी ओर खींचना चाह रही है या वो कांग्रेस पार्टी को अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। तो परस्पर ये जो अविश्वास की स्थिति है कि वो उस विशेष राज्य में मिलकर के भी चुनाव लड़ने की अवस्था में नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कांग्रेस पार्टी को अगर राजनीतिक भागीदारी देती हैं तो एक तरह से मृतप्राय कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जीवन देने जैसा होगा, जो भविष्य में अपने ही दल
के लिए कुठाराघात साबित होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ गठजोड़ करके देख लिया और उसका नुकसान भी देख लिया, और ये बात समझ गए कि कांग्रेस पार्टी के साथ अगर ये आएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही जमीन कहीं ना कहीं खोते जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी एक ही दल है जो पूरे पूरे देश में है, कांग्रेस, वो भ्रमित है। और हर राज्य विशेष में जहां पर क्षेत्रीय दल विद्यमान हैं वो वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कांग्रेस के साथ स्ट्रगल में हैं। सब अपनी ओर वोट खींचना चाह रहे हैं। कहीं पर कांग्रेस मित प्राय है, अपनी राजनीतिक वजूद में से निकाल करके कांग्रेस को वजूद देने की बात है। तो इन सब चीजों को लेकर के कोई दल इनको अपना नेता मानने को तैयार नहीं। इसलिए विपक्ष में, विपक्ष शब्द एक है लेकिन विपक्ष के जब अंदर जाते हैं तो दलों का एक समूह है जिसमें क्षेत्रीय दल हैं बहुत सारे और एक राष्ट्रीय दल है। और उनमें कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो राष्ट्रीय व्यक्तित्व को लेकर के चले। अब एक पश्चिम बंगाल के नेता को पूरे देश का नेता माना भी नहीं जा सकता, उत्तर प्रदेश के एक नेता को पूरे देश का नेता माना भी नहीं जा सकता, ऐसे ही तेलंगाना के एक नेता को पूरे देश का नेता माना भी नहीं जा सकता। और जो माना जा सकता है, जिसका पूरे देश में अस्तित्व है, वह इस अवस्था में नहीं है कि उसे लोग नेता स्वीकार कर लें। अच्छा, आम आदमी पार्टी कुछ बढ़ रही है? सर, आम आदमी पार्टी आज से 10 से 15 साल बाद इस देश का मुख्य विपक्षी दल होगा। जी हाँ, ये आप मानते हैं? हाँ सर, निश्चित रूप से। चूंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो कभी जिसको आप लिबरल्स भी कहते हैं, जिसको आप कभी कभी लेफ्टिस्ट भी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास में भी अलग अलग वर्ग है ना। कोई दक्षिणपंथी है, कोई राष्ट्रवादी है, कोई वाम वाला है, कोई लिबरल है। तो लिबरल और जो लेफ्टिस्ट हैं, इनका झुकाव कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी की ओर हो गया है। और ये भी बहुत मजबूत हैं और एक तरह से एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में माहिर हैं। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है विपक्ष का, जिस कुछ समाज में कुछ ऐसे धर्मगत लोग हैं, कुछ ऐसे जातिगत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे, तो वो अपना आसरा राजनीतिक रूप से कहाँ खोजेंगे? तो वो आम आदमी पार्टी में खोजेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई भविष्य ऐसा दिख नहीं रहा है अभी। और क्षेत्रीय दल जो हैं वो बहुत छोटे छोटे जगहों पर हैं। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा दल है जो कि पंजाब में और दिल्ली में अपनी मजबूत स्थिति रख रहा है, गुजरात में भी जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं, और पहले वो एनसीआर के क्षेत्र से जो है अपना विस्तार की ओर जाएंगे, फिर अलग अलग जगहों पर अपना प्रभाव क्षेत्र डालेंगे। ठीक बात। लेकिन हम आपसे अंत में यही अपेक्षा करेंगे कि जरा ये समझाइए, क्या 2024 के लिए विपक्ष एकजुट होगा और वो मोदी के लिए और शाह के लिए कोई चुनौती बनेगा? सर, पहली बात तो एकजुट होगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर एकजुट हो भी जाता है तो एकजुट होकर के लोगों ने देख लिया है, मोदी और शाह जी का कुछ बिगड़ना नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में इन दोनों अवस्थाओं के लिए स्ट्रेटजी पहले से ही तैयार होगा कि अगर ये सब एक साथ आते हैं तो हमारा प्लान क्या होगा, और अगर अलग अलग आते हैं तो हमारा प्लान क्या होगा। तो वो पहले से ही वो 24 घंटे राजनीति करते हैं, कैजुअल पॉलिटिक्स नहीं करते। तो उनके सामने और वो लोगों को एक साथ भी पराजित कर चुके हैं, अलग अलग भी कर चुके हैं, 19 में भी, 17 में, 19 में, 14 में, 22 में, 17 में, 19 में, 24 में भी करेंगे। ये तो दीवार पर लिखी हुई लाइन है जो कि यहाँ सबको दिख रही है। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। आपका राजनीतिक विश्लेषण बहुत ही श्रेष्ठ है, और निश्चित रूप से जो द्रौपदी मुर्मू का ये चुनाव है वो निश्चित रूप से एक राजनीति में एक नया संबल बनने जा रहा है, और वो संबल बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। और ये संबल जो है एनडीए को तो मजबूत करेगा, बीजेपी को तो मजबूत करेगा, लेकिन विपक्ष को भी जो झटका दे गया है उस झटके से भी विपक्ष उभरते नहीं दिख रहा है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।